हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम लोग पढ़े हैं क्रांतियों का युग। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। किस तरीके से यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उस स्वतंत्रता संग्राम से किस तरीके से यूरोप के राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की प्रगति हुई, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर बात करी जाए यूनान की, तो यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का अंग रहा है, जिस पर तुर्की का अधिकार था। ये कब तक था? 15वीं सदी तक, यानी 15वीं शताब्दी तक तुर्की जो है वो यूनान पर कब्जा जमाए हुए था। तो यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था 15वीं शताब्दी तक। बात करी जाए यूनान की, तो यूनान जो है उसका बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। उसने पूरे यूरोप को अपने ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन, चिकित्सा के द्वारा प्रेरणा देने का काम किया है। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि यूनान से ही प्रेरणा लेने के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ। तो यूनान जो है उसका बहुत ही ज्यादा गौरवमयी इतिहास रहा है। इसकी जो साहित्यिक प्रगति रही है, विचार रहे हैं, दर्शन रहा है, कला रहा है, चिकित्सा रहा है, ये पूरे यूरोप के लिए आदर्श का काम किया है। यूरोप के देशों ने यूनान की सभ्यता से ही इन चीजों को लिया और लेकर के वे आगे बढ़े। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उस क्रांति के परिणाम स्वरूप तुर्की के जो कब्जे वाले यूनान था, यानी यूनान जो था, वहां लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया और ये मांग करनी शुरू कर दी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको लेकर के यूनान में भी राष्ट्रवादियों ने जो है मांगे तेज कर दी। परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोगों को तुर्की ने निष्कासित कर दिया। उनके इस रवैये से जो है उन्हें देश निकाल दिया, यानी तुर्की के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया और तुर्की ने उनके इस विद्रोह का सजा दिया, उन्हें बाहर निकालकर। तो जिस तरीके से तुर्की के लोगों ने दमन करना शुरू किया, उसी तरीके से यूरोप के देशों में भी तुर्की के खिलाफ और यूनान के समर्थन में जो है सहानुभूति आनी शुरू हुई। ये जाहिर सी बात है कि जिस देश को लोगों ने अपने प्रेरणा के रूप में लिया, अपने आदर्श के रूप में लिया, उस देश के वासियों पर अत्याचार हो, उन्हें देश से निकाल दिया जाए, अपने ही देश से उन्हें निर्वासित कर दिया जाए, तो निश्चित ही तौर पर दूसरे लोगों के जो है उनके समर्थन में आना ही पड़ता है, या सहानुभूति जरूर ही आ जाती है। तो यही कुछ हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई और ऐसे में तुर्की में भी राष्ट्रवादियों ने आंदोलन शुरू किया। परिणाम हुआ कि तुर्की के शासकों ने यूनान के लोगों को निर्वासित कर दिया। जब उन्हें निर्वासित किया गया तो वे लोग यूरोपीय देशों में गए, तो उन यूरोपीय देशों में यूनान के लोगों को समर्थन मिलना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में यूनान के लोगों ने अपने यूनानी स्वतंत्रता के लिए एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम था हितेरिया फिलाई। ये हितेरिया फिलाई जो था स्थापित किया गया, ओडिशा जगह है वहां पर, और इसका मेन उद्देश्य जो था कि यूनान जो है उसे स्वतंत्र किया जाए और तुर्की का जो प्रभाव है उसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए यूनान के लोगों ने हितेरिया फिलाई नामक संस्था स्थापित की। अब इसके लिए केवल ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि युद्ध
जो होते हैं वही केवल राष्ट्रवाद फैलाने के जरिया नहीं है कि हमने जो है पाकिस्तान पे आक्रमण किया उसको जीता, चीन पे आक्रमण किया उसको जीता, इससे जो है राष्ट्रवाद नहीं आता है, बल्कि राष्ट्रवाद के कई भी अन्य तरीके हैं जिसके द्वारा जो है हम अपनी राष्ट्रभक्ति को दिखला सकते हैं। और इसी तरीके से जो यूनान के कवि थे, लेखक थे, गीतकार थे, रचनाकार थे, चित्रकार थे, उन लोगों ने भी राष्ट्रवाद फैलाया। जिस तरीके से एक सैनिक युद्ध जीत करके देश की सीमा का विस्तार करता है, उसी तरह कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार जो लोग होते हैं वो अपनी रचनाओं से, गीतों से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को भरते हैं। सेम यही काम हुआ यूनान के जो लोग थे, चाहे वो कवि रहे, कलाकार रहे, लेखक रहे या यूरोप के जो लोग थे, उन लोगों ने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से यूरोप के लोगों को जो है समर्थन प्राप्त कराया और वहीं दूसरी ओर यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भी भड़काया। यानी इन कवियों ने ये बतलाया, अपनी लेखनी में ये बतलाया कि यूनान जो है वो हमारी सभ्यता का पालना है, वहीं से यूरोप की सभ्यता का उदय हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें उस जगह का सम्मान करना चाहिए, वहां के लोगों की रक्षा करनी चाहिए जिन्होंने हमारी सभ्यता को जीवित रखा। और इसी को लेकर के कवियों और कलाकारों ने जनमत जुटाने का काम शुरू किया। इसी के क्रम में ब्रिटेन का एक कवि था, महान कवि था, नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था उसने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा करना शुरू किया, पैसे जमा किए और जरूरत पड़ी तो वो युद्ध में भी गया जहां बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई, एक का एक जो है कहानी में नया मोड़ आया। अब तक जो है यूनानी स्वतंत्रता की बात कही जा रही थी, लेकिन अब क्रांति जो थी वो भड़कनी शुरू की। कारण यह हुआ कि रूस में जब रूस के जो जार थे अलेक्जेंडर चिप्सलांकी के द्वारा विद्रोह करना शुरू किया गया यूनान में, तो यूनानी शासकों ने जो है बड़ी ही क्रूरता से विद्रोह का दमन किया। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक तरफ लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे, इससे लोगों में सहानुभूति की लहर दौड़ रही थी कि महान कवि जो है यूनान की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान त्याग दिया, हमें भी यूनानियों का समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ जब जार अलेक्जेंडर चिप्सलांकी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ तो तुर्की शासकों ने बड़ी ही क्रूरता से उस विद्रोह को दबाना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में अलेक्जेंडर चिप्सलांकी जो थे वो विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर था ऑस्ट्रिया से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ तो यही देश शामिल हुए थे इस सम्मेलन में और उन्होंने पुरातन व्यवस्था को बरकरार रखने की ठानी थी, या उद्देश्य जो है उसमें था वियना कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति में रूस का जो शासक था अलेक्जेंडर चिप्सलांकी वो नहीं चाहता था कि खुल करके यूनान का समर्थन करें। कैसे करेंगे जब हम उसी जो है वियना सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वो डरता था मेटरनिक से और ऐसी स्थिति में वो खुल करके यूनान का समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही समय बदला, जब जार निकोलस द्वितीय आया रूस में, तो जार निकोलस द्वितीय ने खुल करके यूनानियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन, चूंकि आपने अभी पढ़ा कि ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन जो है लॉर्ड बायरन वहां का कवि था जो शहीद हो गया, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन भी पहले से तैयार था और रूस जो है अब तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर के 1826 ईस्वी में तुर्की और यूनान में जो युद्ध चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए समझौता किया कि हम दोनों मिलकर के इस तुर्की और यूनान के जो विवाद है उसे खत्म कर देंगे। परिणाम यह हुआ कि जब फ्रांस में भी चार्ल्स दसम का शासनकाल शुरू हुआ तो चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता का पक्षधर हो गया। वो भी चाहने लगा कि यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बने।
परिणाम यह हुआ कि 1827 में एक साल बाद फिर इन तीनों में समझौता हुआ। कौन कौन से देश थे? ग्रेट ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। इन तीनों ने समझौता किया और समझौता करके तीनों ने खुल करके यूनान का समर्थन शुरू किया। यानी कहा कि हम यूनान के समर्थन में हैं, यूनानी स्वतंत्रता के समर्थन में हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त सेना बनाई और संयुक्त सेना बना करके तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा करी। युद्ध की घोषणा होने के बाद जो है तुर्की और संयुक्त रूप की सेनाएं जो है नवारिनो की खाड़ी में इकट्ठा हुई, वहां युद्ध हुआ और यूनान के समर्थन में उतरी इन तीन देशों की सेनाओं ने तुर्की को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तुर्की के समर्थन में मात्र एक देश आया, मिस्र, और ऐसी स्थिति में तुर्की जो है बुरी तरह पराजित हुआ और पराजित होने के बाद वह मुंह की खाई। परिणाम यह हुआ कि 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। इस संधि के तहत तुर्की को नाम मात्र की प्रभुता देने की बात स्वीकार की गई, परंतु जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिटेरिया फिलाइट नामक संस्था थी, वो पूरी तरीके से तुर्की को निष्कासित करना चाहती थी। तो उदारवादी या राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन लोगों ने जो तुर्की को नाम मात्र की प्रभुता दी गई, उसको भी वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि आने वाले समय में 1832 में फ्रांस का भी प्रभाव उस पर से हट गया, ब्रिटेन का भी प्रभाव उस पर से हट गया और ऐसी स्थिति में यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और बवेरिया के शासक, नाम है ओटो, बवेरिया के शासक ओटो को वहां का राजा बनाया गया और इस तरीके से यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। अब यहां इस बात से यह पता चलता है कि जब यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा तो आपने देखा कि जो रूस था, फ्रांस था, इन देशों ने जो है खुल करके, या ब्रिटेन था, इन देशों ने खुल करके जो है राष्ट्रवाद को यहां जो है प्रमोट किया, उसको जो है समर्थन प्रदान किया। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के जो बाकी देश थे उन लोगों को भी ये मौका मिला कि वे अपने देश में राष्ट्रीयता की भावना का संचार कर सके और इसी को लेकर के जो है उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।